दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT 7.6 नहीं दोस्त 7.5, क्योंकि 7.6 हम लोग कर लिए थे। 7.5 ओके, अप्लाइड मैथमेटिक्स NCERT 7.5 ठीक है। अब दोस्त 7.5 करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? जितना फार्मूला हम जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा 7.5 की जो एक्सरसाइज है दोस्त आपकी पूरी की पूरी बेस्ड है पार्शियल फ्रैक्शन पे। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो फिर तो वहाँ इंटीग्रेशन का कोई चीज़ ही नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है और आंसर लिखना है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आती है तो वो आपके लिए एक काफ़ी टफ एक्सरसाइज बनने वाला है। बट अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है तो सबसे आसान एक्सरसाइज के रूप में आपको दिख सकते हैं। बुक्स में कुछ आपको फार्मूला के रूप में दे दिया जाता है कि ऐसा रहेगा तो ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। हम कहते हैं आप किसी फॉर्मेट की याद मत करो। हम पहले भी बोले हैं कि आपको जितनी फार्मूला इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए चाहिए ऑलमोस्ट सारे फार्मूला हम आपको पढ़ा दिए हैं। बाकी आपको फार्मूला और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग सारे हो चुके हैं। उसी फार्मूला का यूज करके हम लगभग सारे प्रॉब्लम अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात रह गई कि यहाँ पे क्या करने वाले। तो यहाँ पे आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। उसकी जो एक्सरसाइज है 7.6 की वो हम पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद करेंगे। जिन स्टूडेंट का पार्शियल फ्रैक्शन अगर सही है वो लोग थोड़ा सा सब्र रख ले, ठीक है, ताकि हम लोग जब करें तब वो अपना एक्सरसाइज कर ले। और इनका जिनका ठीक है वो एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, है ना। बाकी हम लोग को अब बच क्या गया है 7.5 और 7.7, ठीक है। फिर हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। हम पार्शियल फ्रैक्शन आपको पढ़ा ले तो एक लेक्चर में हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन के, देखिए ध्यान से, पार्शियल फ्रैक्शन के हम आपको सवाल बनाने वाले बहुत ही कम हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं रहता। सिर्फ आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से करने आ जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सवाल आप खुद ही देखो, इतना आसान आसान सवाल बनेंगे ना जिसका कोई लिमिट आप नहीं रख सकते। तो इससे पहले जितना पढ़े उसी में से कोई ना कोई सवाल रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद। अच्छा, तो 7.5 आपकी हम ऑलमोस्ट एक लेक्चर हम आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की कंप्लीट करेंगे अभी, और एक लेक्चर आपको 7.5 पे देंगे और एक लेक्चर 7। 3 लेक्चर हमारी पूरी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीट अब आने वाले में, एक आज का और एक इसके नेक्स्ट जो 7.5 एक्सरसाइज होंगी और एक आपका 7.7। बाकी हमने सारे एक्सरसाइज डिस्कस कर रखे हैं। तो हम लोग का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। डिफिनिट वाला थोड़ा हमारा छोटा है ना। इंडिफिनिट ही हमारा सबसे बड़ा था, क्योंकि इंडिफिनिट में भी इंडिफिनिट का यूज आएगा तो वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात करते हैं दोस्त कि पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ने वाली है, उसकी बात कर लेते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है फुल्ली बेस्ड है आपका 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन पे। दोस्तों क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है? एक्चुअल में क्या है दोस्त कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के रूप में, देखिए दर्द कहाँ होता है, दर्द समझिए। देखिए जब दर्द होगा ना तो आपको मन करेगा कि इसका सॉल्यूशन हमें कोई देता। तो दर्द पहले समझिए कि दर्द होता क्या है एक्चुअल में वहाँ पे, अब तब हम लोग उसका क्या देखेंगे कि सॉल्यूशन उसको कैसे करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसे देखते हैं कि हमारे पास 1/x+2 है, तो हम में dx है, तो हम में से सबको ये फार्मूला पता है कि भाई ये ln x 1/x ln x का फार्मूला होता है, लीनियर है, तो ये आएगा ln x यानी x+2, x के बदले क्या है x है, भी लीनियर है, प्लस c। हम में से सब कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर हमें यहाँ इंटीग्रेशन दे देता 1/2x+4 दोस्त, तो हम में से सब कहता है कि इसका आंसर होगा ln 2x+4। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे बाई 2 + c, या 1/2 ln, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 ln 2x+4 + c। दोस्त यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये सब बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन यही चीज़ अगर हम आपको दे कि दोस्त एक काम करो, एक क्वेश्चन है 1/x+2 × x+4, ठीक है, dx × x+7। अब इस तरीके से कुछ दे दिए तो आपका फॉर्मूला इस पर नहीं लगेगा, आप हो जाओगे फेल्ड। फिर सोचोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो भी कहेगा काम नहीं करेंगे हम। फिर सोचोगे आप
क्या करने को, फिर सोचोगे आप बाई पार्ट लगाने का, वो भी काम नहीं करेगा, फिर सोचोगे आप ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला, वो भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको होने लगेगा दर्द ऐसे प्रॉब्लम में। तो जब इस तरीके से जब प्रॉब्लम आने लगती है तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि इस जो टर्म है उस टर्म को और भी छोटे छोटे टर्म के रूप में लिखने में मदद करता है। एक मैथमेटिक्स में जो टूल है उसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। और पहले हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको छोटे छोटे टर्म में तोड़ लेते हैं और फिर जाके हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो कि काफ़ी आसानी से बन जाता है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिखाते हैं, फिर हम आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाते हैं। ठीक है, जिनको आ रही है उनको ज़्यादा ये नहीं लगे कि सर पार्शियल फ्रैक्शन क्या वो पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट शिफ्ट कीजिए। दोस्तों हम पहले बताए हैं कि हम आपके लिए पूरी एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल पे ले जाएंगे। तो आप जिनको जो जीरो लेवल वाली बातें, जिनको लग रहा है कि ये सब बातें हैं जो हमें आ रही है, वो लोग स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको आ रहा है तो देखना ही वीडियो कंपलसरी है। ठीक है दोस्त, तो अभी हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं जिसमें करेंगे क्या, हम लोग एक काम क्या करेंगे, जैसे हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं नॉर्मली, इस सब चीज़ तो हम लोग समझ रहे हैं कि अब दर्द आ गया हमारे पास। अब देखिए एक्चुअल में क्या होगा नॉर्मली कि हमें इंटीग्रेशन करना है एक प्रॉब्लम का। ठीक है, 1 बाई, ठीक है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्त, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर एक रहता तो हमें कोई दर्द नहीं था, दिक्कत नहीं था, लेकिन जब दो ठो है तो हमें दर्द और दिक्कत दोनों होने लगेगा। तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे दोस्त, हम सबसे पहले इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो टर्म है जो अंदर में दिख रहा है, जिसको हम लोग इंटीग्रांड कहते थे, उस टर्म को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और ये तोड़ने का यानी छोटे टर्म में तोड़ने के लिए हमारे पास एक औजार होता है जिसका नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन। और ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या करेगा, कहेगा कि हम आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। दोस्त इसका एक काम करो तो बट्टा का जोड़ करो, देखो बट्टा का जोड़ करके, बट्टा का जोड़ करेंगे, देखिए एलसीएम तो नीचे में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा ऊपर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से तो कट जाएगा x प्लस 2, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 2 माइनस, ठीक है, अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है दोस्त, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x तो कट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, इसी चीज़ को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखे या ये लिखे, बात बराबर है, बात बराबर है। ठीक है दोस्त, तो जब ये लिखे और ये लिखे बात बराबर है तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब ये एक टर्म और दो टर्म, हमको पता है कि अलग अलग टर्म रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब दोस्त इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी, तो बाद में लिख लेंगे, एक साथ लिख लेंगे दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका C1 इसका C1 मिलके C2 मिलके फाइनल C कर लेंगे। लेकिन इसका क्या होता है, लॉन एक्स प्लस 1। अब दोस्त इसका डिफ्रेंसिएशन से भाग करते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, एक्स प्लस 1 का 1 होता है, इसलिए इसे पता नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई 1 से डिवाइड करेंगे बात बराबर पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा माइनस लॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब दोस्त देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ ये तो कर लिया हम लोग, यहाँ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, x प्लस 1 और लॉन x प्लस 2, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इंटीग्रेशन कर लिए। तो ध्यान से देखिए इस बीच में वो लफड़ा हम लोग किए हैं। क्या लफड़ा किए हैं, इसको ऐसे लिखने का, जहाँ से हमारा इंटीग्रेशन एकदम सिंपल इंटीग्रेशन बन के आ रह जाता है ना, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन बन के रह जाता है। तो यहाँ से ये जो लफड़ा किए हैं बीच का, है ना, ये वाला जो लफड़ा किए हैं यहाँ से ये वाला, इस लफड़ा का नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। मैथमेटिक्स में ये जो लफड़ा करने का जो तरीका होता है उसका नाम होता है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको ये करने आ जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सवाल एकदम आसान, वो आप देखो वो फील करोगे। सब बुक में कोई फार्मूला रटा नहीं मारना, बुक में कुछ a बट्टा एक्स प्लस 1 b प्लस 1 ऐसा दिया होता है, हम जितना पढ़ा रहे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल बनाने में। थ्योरी हमारा ले लो और सवाल आप बुक से करो, किसी भी बुक से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
है ना दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसे जब हम शिफ्ट कर लिए तो इस लफड़ा का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। और आपको ये करने आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं, क्योंकि सर आपने यहाँ तो कोई रूल ही नहीं, डायरेक्ट लिख लिया। दोस्त ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम हम आपको दिए हैं, जिस प्रॉब्लम में आप आसानी से इसका 1 यहाँ होगा, यहाँ 1 होगा, ये हम आसानी से प्रिडिक्ट, एक माइंड कैलकुलेशन से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही बहुत सारे केस में आप खुद ऐसे सोच नहीं पाओगे, बहुत जब बड़ा बड़ा सवाल रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, तो कहाँ यहाँ 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, क्या आएगा आप सोच नहीं पाओगे। तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन की रूल्स आनी चाहिए, ठीक है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब तो आप समझ गए होंगे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन हेडिंग यहाँ क्यों लगा रखे हैं। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन सिखाने जा रहे हैं, और एक्चुअल में यहाँ पे हम पहले बता रहे, चाहे आईआईटी की वीडियो लेक्चर देख लीजिए, क्या कोई लेक्चर देखिए, टीचर पार्शियल फ्रैक्शन उन्हें पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन टीचर ऐसा मान के चलता है कि बच्चे को आ जाता है, या फिर आईआईटी लेवल में देखे तो फॉर्मूला एक लिखा दिया जाता है कि ऐसे फॉर्मेट का था, ऐसे कर लेना। बट पार्शियल फ्रैक्शन अगर सही से बच्चा खुद जानता रहता है तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं रहती है ना, क्योंकि उसको सब कैटेगरी पता होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है दोस्त। अच्छा चलिए अब आपको हम सिखाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, आराम से सीखो, तसल्ली से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, हाइपर टेंशन लेने का नहीं है ना, आराम से तसल्ली से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे सारा। तो अभी आप ये देख लीजिए कि इंटीग्रेशन किस तरह से हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आसान कर देता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमें आनी चाहिए। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो हमें होती है वो क्या होती है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की हम लोग तो इससे पहले सेमेस्टर में पढ़े हैं, है ना, इससे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने की ज़रूरत थी, तो इससे पहले हम पढ़े हैं। तो मान लीजिए कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि कुछ बच्चे को नहीं पढ़ा, या कुछ बच्चे की वीक पहले से रही हो पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, जिनका ठीक है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, क्लास स्किप कर लीजिए। तो जिनका भी वीक रहा, जिनको भी दिक्कत रहा है ना, वो लोग एक अपॉर्चुनिटी और उनको हम दे रहे हैं। एक वीडियो हम मान लें हमारे लिए एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम बनाएंगे, क्योंकि हमें आपको सिखाना है अच्छे से, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें दोस्त तो इसमें होता क्या है, आप सबको पता है कि फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, P/Q। क्या होता है, P/Q। पहले समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्त, P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसे कोई नंबर रहता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं उसको फ्रैक्शन, ठीक। अब दोस्त ध्यान से देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो 3/4 है ना, 2/7, अब इस तरीके से आप देखते हो तो ये फ्रैक्शन कहलाते हैं जो P/Q के फॉर्म में है, और जबकि हमारे नंबर है, ठीक है दोस्त। अब क्या होगा इसमें, ये जो नंबर वाला जो फ्रैक्शन होता है वो 3 तरीके की होती है। एक आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और एक मिक्स फ्रैक्शन होती है। थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक आइडिया दे दे, बेसिक आइडिया। ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आप लोगों को पता होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है दोस्त। अगर ध्यान से सुनिएगा, यही इसी में चीज़ में पूरी पार्शियल फ्रैक्शन की कॉन्सेप्ट छुपी हुई है। देखिए ध्यान से सुन जाइएगा, अगर कोई भी नंबर, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो P/Q के रूप में होता है, P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है दोस्त, ये बात है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है दोस्त। अब देखिए P/Q में, अब देखिए ध्यान सुनिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर जो होगा, ध्यान सुनिएगा, न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अच्छा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/4 जो है आपका, इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है
न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये क्या होगा प्रॉपर। इसका उल्टा कर देंगे 4/3 तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ऐसे फ्रैक्शन जो होगा इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे जो होगा उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ये होल नंबर है ना, होल नंबर और आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखिए 2 मिक्स हाफ है ना, तो ये आपका कैसे है होल नंबर और इसके रूप में लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं 2 4 1 5 5/2। तो ऐसे फ्रैक्शन जो होता है होल नंबर और फ्रैक्शन के रूप में जब लिखा जाता है तो ऐसे को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन की एक छोटी आइडिया सा लग गया होगा कि ये फ्रैक्शन हम लोग इसको इस सबको और भी मतलब ज़्यादा एनालाइज नहीं करते, सब चीज़ बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें हैं तो इसको चलते हैं दोस्त। यहाँ तक बहुत ही बेसिक तरीके से हम इसको देख लिए। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग इसमें, जब ये फ्रैक्शन देख लिए हैं तो हम लोग बात करते हैं जो तीनों फ्रैक्शन देखने के बाद कि जब कभी भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया रहे तो उसको हम प्रॉपर में कैसे बदलते हैं, इम्प्रॉपर दिया रहे तो उसको हम प्रॉपर में कैसे बदलते हैं। देखिए ध्यान से दोस्त, ये जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ये वाला ये 4/3 है, यानी आपको अभी हम क्या बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं हैशटैग हम बता रहे हैं अभी कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, नहीं कन्वर्जन इनटू इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। ठीक है दोस्त, अब इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे ज़रा देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे इम्प्रॉपर क्या है 4/3 है, तो इसमें क्या करना है आपको 3 से डिवाइड करनी है। 3 से डिवाइड करेंगे 4 में, तो यहाँ पे जो आएगा ये मान लीजिए कितने टाइम्स लगेगा 1 टाइम्स लगेगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। दोस्त इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो दोस्त क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है दोस्त, नीचे वाले को बोलते हैं रिमाइंडर, ये वाला होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वेश्चन, ये आप सब आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो देखिए यह क्या करते हैं हम लोग इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कोसेंट प्लस, ठीक है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर यानी R अपॉन डिनोमिनेटर DEN, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं एक इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, हम इसी को दे देते हैं। यहाँ पे क्या कोसेंट कितना आया 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, ठीक है, यानी 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4/3 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया जी 1 अपॉन इसका डिनोमिनेटर कितना था, डिनोमिनेटर 3 था, तो 1/3। यानी दोस्त इसको देखो 3 एक 4/3 तो लिख ही सकते हो, वही चीज़ तो है। अब यहाँ गौर से देखिए, जब ये पूरे पोर्शन को देखिएगा तो आप पूरे पोर्शन में इस पोर्शन को देखिए तो ये पोर्शन आपको प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा हो, क्योंकि इसकी न्यूमरेटर जो है कम है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है कम है डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर। ये प्रॉपर बन गया, ये होल नंबर, इसको अलग लिख लेंगे। तो ये आपका तरीका होता है, यानी जिसको हम फार्मूला बोलते हैं, ये फार्मूला है आपका इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बदलने के लिए। ये सब क्यों बता रहे हैं, इसकी प्रॉपर वजह है ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमें एक ओवरऑल आइडिया दोस्त लग गया है कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर और प्रॉपर इम्प्रॉपर सब होता क्या है एक्चुअल में। तो ये था नंबर के टर्म में, ठीक है दोस्त, नंबर के टर्म में। अब क्या होगा नॉर्मली यही चीज़ अगर हम इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब की बात करें अलजेब्रिक टर्म जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल के टर्म में, है ना, क्या बात करेंगे पॉलिनोमियल के टर्म में, यही सब बात करेंगे इम्प्रॉपर प्रॉपर। अब देखिए ये था नंबर के टर्म में यही बातें सारी बातें। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल के टर्म में। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसको आप पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, आपको याद होगा पॉलिनोमियल के बारे में कुछ आइडिया, बेसिक आइडियाज़ पॉलिनोमियल के बारे में। इसको ज़रा हम इरेज कर ले दोस्त, ये सारी बातें जो बेसिक सी हैं। अब वीडियो लेंथ की चिंता आप मत करना, है ना, आप आराम से सिर्फ सीखो कॉन्सेप्ट। अगर दिक्कत है तो देखो ठीक है दोस्त।
ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम बात करें, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात नहीं करें, अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की, है ना, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की। देखो अभी दोस्त उस जो हम किए उसके बारे में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी पे बेस्ड होता है ये चीज़ें। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फ्रैक्शन की दोस्त, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, पॉलिनोमियल कहते हैं किसको है, तो आपको याद होगा पॉलिनोमियल के बारे में। अगर कोई एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है an xn प्लस an-1 x के पावर n-1 px, कोई ऐसे अगर कोई लिखा हुआ, अगर एक अलजेब्रिक टर्म में कोई एक पॉलिनोमियल इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, डॉट 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 a नॉट, ऐसे कुछ कोई पॉलिनोमियल अगर इस तरह से, सॉरी कोई एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देते थे पॉलिनोमियल। और आपको याद ही होगा कि पॉलिनोमियल px बराबर था x² प्लस 2x प्लस 1, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें जो अलजेब्रिक टर्म हम लोग इसको पॉलिनोमियल। तो अभी पॉलिनोमियल से आप पहले से भी कुछ अवगत होंगे, है ना दोस्तों, ये होती है पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि पॉलिनोमियल को हम सिर्फ ऐसे ही लिखें, पॉलिनोमियल को भी हम p/px बटा gx, मान लीजिए px और gx दो पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम px बटा gx के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा दोस्त, एक बात हम लोग को और कुछ याद ना हो, एक चीज़ बात तो जरूर याद होता है कि जो हाईएस्ट वेरिएबल का पावर होता है उसको बोलते थे डिग्री। तो ये जिससे इसकी डिग्री कितनी है, सेकेंड डिग्री की है, तो हमें डिग्री तो बहुत अच्छे से निकालने आता रहता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो दोस्त। ये अब देखिए px बटा gx है, px बटा gx ये आपका एक पोलिनोमियल फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर में भी एक पोलिनोमियल लिख दे, नीचे भी एक पोलिनोमियल लिख दे, उसको बोलते हैं पोलिनोमियल फ्रैक्शन। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1 बट्टा x प्लस 1, अब ऊपर में भी पोलिनोमियल है, नीचे में भी पोलिनोमियल है, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल फ्रैक्शन। ठीक है, जहाँ gx डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, gx डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है बाबू कि नीचे में 0 अलाउड हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये बोलता है मैथमेटिक्स। अब दोस्त यहाँ तक हम अगर पोलिनोमियल के बात करें कि पोलिनोमियल फ्रैक्शन की, तो यहाँ भी पोलिनोमियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर दोनों तरीके के होते हैं। तो अभी यह था पोलिनोमियल के बारे में। अब बात करते हैं पोलिनोमियल फ्रैक्शन के बारे में, है ना, What is going on? ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं जरा सा पोलिनोमियल फ्रैक्शन। जो पोलिनोमियल फ्रैक्शन है हमारा, या तो ये हमारा 2 हो सकते हैं, या फिर ये हमारा होंगे, या फिर प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन PROPER, और ये होंगे इम्प्रॉपर। अब ये प्रॉपर वाला कहता है क्या कि यहाँ पे हम नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे कि डिग्री किसकी ज़्यादा है ना। तो अब ध्यान से, ऊपर वाला अगर ज़्यादा होता था, नीचे वाला कम, तो वो इम्प्रॉपर होता था, नीचे वाला ज़्यादा, ऊपर वाला कम, तो प्रॉपर होता था। अभी हम देखे थे फ्रैक्शन में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ अगर बात करें तो अगर डिग्री ध्यान से देखिएगा, डिग्री न्यूमरेटर का कम हो डिनोमिनेटर से, है ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की डिग्री कम होगा तो वो होगा प्रॉपर। अगर डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से तो उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। अब आपको समझ में आ गया। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 5। दोस्त देखो ध्यान से इसको, ये आप में इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हम दोस्त क्या बोलेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 ही कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर। अच्छा दोस्त, अगर इसकी बात करें तो उल्टा कर दो यार, है ना, x² प्लस 2x प्लस 5 अपॉन ये हो जाएगा x प्लस 1 लाइक दैट। तो अगर आप इसकी बात करो तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी 1 है, तो उल्टा हो गया, न्यूमरेटर ज़्यादा, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो गया, 2 है, डिनोमिनेटर की 1 है, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएंगे। दोस्त तो इसको बोलते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर पोलिनोमियल फ्रैक्शन। अब आपको जो है ना उसके टर्म में कुछ नहीं पढ़ना है, अब जो भी पढ़ना है सब इसके टर्म में पढ़ना है।
ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ना है हम सियाने हो गए हम लोग, तो हमको इसके टर्म में पढ़ना है। अब क्या होगा दोस्त, यहाँ पे अब हमको यहाँ भी इम्प्रॉपर से प्रॉपर बदलना पड़ता है। क्या चीज़, जब हम एक बात जब हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम आएगा जिसमें इम्प्रॉपर से प्रॉपर वाली बात आएगी, तो फॉर्मूला वही याद रखना है कि डिवाइड करना है अब कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फार्मूला हम आपको इसलिए वहीं बताया है जहाँ वहाँ से आपको आसानी समझना है। यहाँ भी क्या करेंगे, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना है तो इससे डिवाइड करेंगे और जो कोसेंट आएगा कोसेंट लिखेंगे, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। बाकी आगे हम आपको ज़्यादा नहीं, सब से एक एक प्रॉब्लम करवाने वाले हैं, सवाल में ही करवा देंगे, सवाल में ही करवाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ सिखा देते हैं सारी चीज़ें अच्छे से। अब ये हो गया दोस्त, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाना भी पड़ सकता है और प्रॉपर किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, सारी चीज़ क्लियर है। अभी तक हम ये डिफाइन नहीं किए कि फ्रैक्शन क्या होता है, हमने अभी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे थे फ्रैक्शन के बारे में। अब आइए चलते हैं टर्म में कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्त, देखिए अब बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। बचपन में हम लोगों ने बहुत बार पार्शियल फ्रैक्शन कर रखा है, जो कि आप सबको याद भी होगा। बचपन में ही, लेकिन सब बचपन में पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ पढ़ते दोस्त, एक बात बताओ ध्यान से सुनो, आपने कभी ऐसा लिखा है क्या 3/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस लेट्स इट कैन बी रिटन एज 2/4 दैट्स 1/2। okay, you can also write down like that 1/4 plus 1/2। ओके, अब दोस्त आपने बचपन में बहुत बार इस टर्म को ऐसे लिखा है। ये एक्चुअल में उस समय हमें बताया नहीं गया होता, लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे से ऐसे लाते थे, एक्चुअल में ऐसे से ऐसे लाते थे। एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज़ है क्या, आप इस सिंगल टर्म को दो छोटे छोटे टर्म या हो सके इससे अधिक टर्म में भी आप लिखो, है ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो आप इस छोटे टर्म, इस एक टर्म को दो अलग अलग टर्म में तोड़ के लिख रहे हो, है ना, दो अलग अलग टर्म में तोड़ के लिख रहे हो। ठीक है दोस्त, ये दो अलग अलग टर्म में तोड़ के लिख रहे हो। तो ध्यान सुनो, पार्शियल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट कंप्लीट, टुकड़ा, अंशतः, है ना, अंशतः। पार्शियल एक वर्ड का मतलब होता है अंशतः, इसका मतलब होता है टुकड़ा। दोस्त तो आप क्या कर रहे हो, इस वाले पार्ट का एक टुकड़ा ले रहे हो। क्या ले रहे हो, एक टुकड़ा ले रहे हो। क्या कर रहे हो, एक टुकड़ा ले रहे हो। ठीक है, इस वाले पार्ट का क्या ले रहे हो, एक टुकड़ा ले रहे हो। ठीक है दोस्त, तो अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, एक जो टुकड़ा है, ये इसका क्या कहलाएगा, पार्शियल पार्ट। ये क्या कहलाएगा, पार्शियल पार्ट, नहीं, ये कहलाएगा पार्शियल पार्ट, है ना। इसको आप प्लस में लिख सकते थे, माइनस में भी लिख सकते थे, नहीं, अब जैसा रिक्वायरमेंट था वैसे। तो जब किसी फ्रैक्शन को हम उसके एक या एक से अधिक टर्म में तोड़कर, है ना, लिखते हैं, तो ऐसे जो टर्म होते हैं वो कहलाता है उस फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे ये इसका क्या कहलाएगा, पार्शियल पार्ट है, तो 1/4 भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, ये भी इसका पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये 3/4 का क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है। लेकिन अब तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी फ्रैक्शन को हम ब्रेक करके लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है ना। ऐसा काम तो हम लोग बचपन में बहुत कर रखे हैं। लेकिन दोस्त अब बचपन और जवानी में अंतर क्या आ गया है कि बचपन में यही था नंबर के टर्म में, और ये अभी आ गया है पोलिनोमियल के टर्म में। तो बचपन और जवानी में हम लोग के यही डिफरेंसेस आई है। तो हम लोग क्या अभी देखेंगे कि यही काम जो एक सिंगल फ्रैक्शन को, यानी पोलिनोमियल फ्रैक्शन को, अब यही काम किसके लिए करना है हमको, पोलिनोमियल फ्रैक्शन को जब एक से अधिक टर्म्स में प्लस और माइनस में ब्रेक करके लिखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको याद है अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग एक फ्रैक्शन था x+1 और x+2, इस फ्रैक्शन को, ये भी आपका हमारा फ्रैक्शन है और ये हमारा फ्रैक्शन है ना। ये हमारा 0 डिग्री पोलिनोमियल है, ये हमारा
जिसकी डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की 2 है। अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखे दोस्त, आपको याद है कि अभी हम जस्ट लिखे थे हम लोग x+1 माइनस x+2। अभी आप किए क्या है, इस पूरे इस फ्रैक्शन को अभी आप किए क्या है, अभी आप इस वाले फ्रैक्शन को दो छोटे छोटे फ्रैक्शन में तोड़ दिए, तो हम बोलेंगे कि इस फ्रैक्शन का ये वाला जो है ये है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रही थी, एकदम चल रहा है। अब यहाँ तक समझ में हम लोग आ गया, ये इसका क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन का क्या कहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेगा उस फ्रैक्शन को एक या एक से अधिक, सॉरी एक टर्म में तो नहीं, एक टर्म में तो रहेगा ही, दो या दो से अधिक टर्म में तोड़ के हम लोग लिखेंगे तो वह फ्रैक्शन हमारा दोस्त क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब आपको पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में जो इंटीग्रेशन का सवाल मिलेगा उसमें आपको यही करना है कि जो फ्रैक्शन आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया रहेगा ना, उसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में यानी दो या दो से अधिक टर्म में तोड़ना है। अभी बताए थे कि हम छोटे छोटे टर्म में तोड़ लेते हैं, अब वही छोटा छोटा टर्म तो क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये अब बात आपको समझ में आ गई होंगी, अभी पार्शियल फ्रैक्शन की फुल मीनिंग आपको पता चल गया होगा। दोस्त अभी क्या होगा, जो पार्शियल फ्रैक्शन जो आएगी है ना, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब पता चल गया होगा। क्या करना होगा दोस्त, अभी हम बात करते हैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है, जो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगी, जो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगी उस पूरे में हमें जो स्टडी करनी है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 5 तरह की कैटेगरी का प्रॉब्लम देखेंगे। कितने तरह के, 5। अगर वो पांचों कैटेगरी के प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने आता है 1 बाय 1, तो हमसे पार्शियल फ्रैक्शन का जो हमारे लेवल में मिलने वाला है एक भी सवाल नहीं बचने वाला है, एक भी सवाल नहीं बचेगा, उतना ही में से कोई ना कोई रहेगा, एकदम फिक्स है, उतना ही में से कोई ना कोई आएगा। तो आइए देखते हैं कि पूरी पार्शियल फ्रैक्शन किस किस सेक्शन में बटी हुई है। तो आपको पहला सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, पहला सेक्शन पार्शियल फ्रैक्शन में कि वैसा फ्रैक्शन हमको दिया रहा है जिसका नॉन, पहले हम लोग देखते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। पहला हम लोग देखेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। दूसरा देखेंगे, अब रिपीटेड नहीं था, अब हो जाएगा रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्त, और तीसरा इरिड्यूसेबल या कह सकते हैं हम लोग इसी को नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। इन डिनोमिनेटर। ठीक है, और चौथा कैटेगरी जो हम लोग का होगा वो होगा रिपीटेड नॉन रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। और जो पांचवा होगा वो होगा इम्प्रॉपर टू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, ये 5 कैटेगरी ही होता है। अब ये क्या लिख दिए, आप कहोगे सर अंग्रेजी में आप क्या रिपीटेड नहीं रहा, आपको इसकी चिंता नहीं करना, इसको हम समझाते हैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो आपको पढ़नी है, ये 5 कैटेगरी के ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। और मोरली अगर ये पांचों को आप सॉल्व करना जानते हो तो ये इंटीग्रेशन का चैप्टर आपसे बचना ही नहीं है ना। ये इंटीग्रेशन का चैप्टर आपसे नहीं बचना है एटलीस्ट, अगर आपको ये 5 कैटेगरी आती है तो।
आराम से प्यार से बनेगा, खुद कहेगा हम बनने के लिए तैयार है, बनाओ, है ना। ठीक है दोस्त, बहुत प्यार से बनेगा और कोई फॉर्मूला डाटा मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। लीनियर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल में ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। अगर यानी जैसे 2x प्लस 3x प्लस 2x लाइक दैट, ये सब जो देखते रहते हैं ये सब कैसे फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर है। कैसे फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, ठीक है। तो ये ऐसा नॉन रिपीटेड, जैसे ऐसा अभी देखे थे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम था इसमें आप क्या देख रहे थे कि नीचे में जो था वो लीनियर था और वो भी कैसा था, रिपीटेड, एक ही जैसा है क्या, रिपीटेड मतलब था एक ही जैसा, तो रिपीटेड है क्या, नहीं, तो क्या हुआ, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो ऐसे जब रहेंगे प्रॉब्लम्स, इट मीन्स वो क्या होंगे, या फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, x प्लस 3 ऐसा जो भी रहे, x प्लस 4, 2x प्लस 5, 2x प्लस 3 ऐसे, लेकिन क्या रहे, नॉन रिपीटेड रहना चाहिए डिनोमिनेटर में। एक से दो या दो से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसा रहना चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ठीक। एक तो ये आपका इसके केस का हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। अच्छा, रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे हमारे पास हो जैसे 2x प्लस 5, अब कुछ के मन में होगा सर ऊपर में खाली एक ही लिख रहे हैं, 2x प्लस 5 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो गया, दो बार ये रिपीट हो गया, तो यहाँ नीचे में लीनियर तो है लेकिन कैसा है, रिपीटेड है। तो ऐसे जब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका क्या अप्रोच होगा उसके बारे में सीखेंगे। तो यह हो गया दूसरा वाला, रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे वाले के बारे में, ठीक है। अब तीसरे वाले के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा दोस्त क्या है, देखिए तीसरा गौर से, तीसरा है आपका नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारा जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे रहता है, ठीक है। अच्छा, ये आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़े हुए, नॉन रिड्यूसिबल का मतलब क्या हुआ, कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे हैं जिसको फैक्टराइज करके हम लीनियर में बदल लेते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसे है जिसको फैक्टराइज करके लीनियर में बदल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपका हो जाएगा 1, ठीक है, 0। तो अगर ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर रहता है तो क्या करते हैं आप, x प्लस 1 के होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक से रिड्यूस किस में हो गया, लीनियर फैक्टर में हो गया, नहीं। लेकिन जब आपको कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक मिलेंगे जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, यानी इसको क्वाड्रेटिक से लीनियर में बदल नहीं पाओगे, ऐसे को बोलते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो कुछ चेक करें सर, उसका एग्जांपल दीजिए। तो आइए देखिए एग्जांपल, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसको आप फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, ये ऐसे ही ताकते रहेगा, ये ऐसे ही ताकते रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रूप में ही ताकते रहेगा, आप इसको रिड्यूस कर नहीं सकते। तो इसको हम नहीं कर सकते रिड्यूस, तो ये होगा इरिड्यूसिबल, और चूंकि ये सेकेंड डिग्री का है तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ऐसे जब आ जाए डिनोमिनेटर में, जैसे सवाल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, अब इसमें लीनियर रह सकता है वो अलग बात है, बट इसमें आपको एक क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है। तो जब ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे कि नीचे में क्वाड्रेटिक अगर आ जाए, ऊपर में हमें चिंता करने की जरूरत रहता नहीं है, और नीचे में अगर खाली डिनोमिनेटर को मेनली फोकस होकर देखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक आ गया वो भी इरिड्यूसिबल है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। अब रिपीटेड क्वाड्रेटिक नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें एक और एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो, तो अगर ये रिपीट हो जाए एक से अधिक बार, 2 बार 3 बार, लेकिन ज़्यादा तो नहीं रिपीट करता क्योंकि सवाल में आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो ज़्यादा लंबा नहीं मिलता है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1-2 बार अगर मिल गया तो बहुत बड़ा सवाल, थोड़ा लगभग कैलकुलेशन आपकी सफिशिएंट हो जाती है, तो आपको टाइम लगता है करने में। मेनली पार्शियल फ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम आपको इंटीग्रेशन मिलेगा ना, खाली पार्शियल फ्रैक्शन जो करने में टाइम लगा वही टाइम लगता है, बाकी इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऐसे जब मिलेगा तो ये चौथा कैटेगरी हो जाएगा, और पांचवा क्या होगा, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम दे दें एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 7 प्लस 5 लाइक दैट,
ठीक है, और नीचे में दे दे x + 1 x + 3, तो आप देखो कि नीचे की डिग्री कितना है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री कितना है 3 है, तो नीचे वाला क्या हो गया कम हो गया, ऊपर वाला क्या हो ज़्यादा, तो ये इम्प्रॉपर बन गया, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा प्रॉपर। तो जब ऐसे प्रॉब्लम सब आने लगेंगे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इम्प्रॉपर टू प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन का जो नियम बता देंगे कैसे सॉल्व करना होता है, पहले उसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको सिखा देंगे। तो आप ये 5 कैटेगरी अगर जान रहे हैं तो ना कोई फॉर्मूला पार्शियल फ्रैक्शन के रिगार्डिंग याद रखना है, आपको जितना याद के हैं वही में से काम चल जाएगा, ना बुक में कोई फॉर्मूला अलग से रटा मारने की जरूरत है ना, सारा इससे हो जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन की प्रॉब्लम का। तो ये 5 प्रॉब्लम है और इन्हीं 5 प्रॉब्लम को हमको देखना है। तो हम एक काम करते हैं कि ये चीज़ें आपके इसमें नहीं है पढ़नी, ये अलग से आपको एक चैप्टर ही एक सब्जेक्ट मतलब एक लेसन ही आपको पढ़ना है अलग से पार्शियल फ्रैक्शन, बट हम यहाँ फिर भी आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग इसमें कि जो हमारी ये 5 कैटेगरी है इसमें एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाते हैं। तो हमने एक नेट से एक PDF डाउनलोड किया जिसमें ये जो सीक्वेंस वाइज आपको सारा चीज़ दिखा दिया गया, बताया हुआ है और एग्जाम्पल के साथ है, तो हम आपको वहाँ से सिखा लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा लेक्चर हमारे सेक्शन का है नहीं, लेकिन तो हम इसमें क्या लगेगा मतलब जल्दी जल्दी हम इसको देख लेते हैं। तो एक PDF के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं और जल्दी जल्दी सिखाते हैं इसमें कि एक एक कैटेगरी करके कि कैसे कैसे होता है। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं एक PDF के माध्यम से इन सारी चीज़ों को। दोस्त पार्शियल एक नेट से हमने PDF डाउनलोड करी, आप लोग को अगर बनाने के कुछ मन हो आप लोग बनाना इससे मत, क्योंकि आपकी जो इंटीग्रेशन की सवाल है ना उसी से आपके सफिशिएंट, आप सिर्फ सीख लो यहाँ से कि कैसे रहेंगे तो कैसे करना है, ठीक है। बाकी आपको हमने इसे बता दिए कैटेगरी बता दी कि इसी में से कोई ना कोई कैटेगरी का सवाल आएगा, फिक्स है कि उसी में से कोई ना कोई रहेगा, उसी में से कोई ना आपको पहचान में आ जाना चाहिए, बाकी उसी में से कोई ना कोई रहेगा। अब आप उसमें से सबको एक एक करके हम आपको सिखा देते किस में रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप यहीं से हम नेट से एक PDF डाउनलोड किए हैं, आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना। अभी आप देखो नॉर्मली इसका पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ फ्रैक्शन वैक्शन करके, और यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन इसका कुछ फ्रैक्शन करके ये इसका ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका ये 1 2 3 टर्म तोड़ा हुआ ये पार्शियल फ्रैक्शन है। आइए बस हम आगे देखते हैं एक एक करके पोलिनोमियल ये सब बताया हुआ है, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर इम्प्रॉपर सारी चीज़ें अवेलेबल है वो चीज़ बताया हुआ है। तो हम लोग उसको नहीं छोड़ देखते हैं, हम लोग तो अब ये सब चीज़ समझ लिए हैं, हम लोग बात करते हैं कहाँ पे कि जो हमारी प्रॉब्लम की कैटेगरी रहने वाली है हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। आई थिंक कि हमारे पास ये टाइप 2 आ गया है, टाइप 1 पे बात करते हैं। टाइप 1 आजा भाई, टाइप 1 पे बात करें। टाइप 1 ओके ऊपर में होनी चाहिए। टाइप 1 आई थिंक process to find partial fraction, भाई टाइप 1 किधर गया? टाइप 1 दोस्त यहाँ मिल गया है, थोड़ा सा टाइम लगा चूँकि हमें देखना था। देखिए टाइप 1 में क्या कहता है, व्हेन फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑल आर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब इसका क्या है, इसका कहने का मतलब है कि जो इसका फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, वही बात आपको बताए हैं जो अभी आपको सिखाए हैं कि जो फैक्टर होगा लीनियर होना चाहिए और अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब होता है रिपीट नहीं मतलब अलग अलग, है ना।
तो अलग अलग होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त यहाँ पे एक एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, आइए हम इन्हीं एग्जाम्पल से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे हमको आसानी से जल्दी समझ में आया। देखिए अब एक 7x - 25 है और नीचे में आप देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, नीचे में दिख रहा है आपको लीनियर है और वो भी कैसा है, नॉन रिपीटेड है। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे ही अगर नॉन रिपीटेड लीनियर रहेगा तो आपको तरीका बना लेना है। क्या तरीका बनाना है कि जब नॉन रिपीटेड लीनियर रहेगा तो ध्यान से देखिएगा इसमें कितने नॉन रिपीटेड, 2 लीनियर फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को a और b 2 कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। a और b 2 कांस्टेंट, यहाँ कुछ ना कुछ होगा। जैसे पिछले केस में आपको बताए थे, तो हम आपको बताए थे क्या कि 1/x + 1 × x + 2 था, तो हम इसको लिखे थे 1/x + 1 - 1/x + 2, यही तो दोस्त लिखे थे, ठीक ना। इसमें आपको पता है यहाँ पे हम तो आसानी से, मतलब ये छोटा सवाल था तो हम आसानी से सोच पाए कि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। इसी का तो गेम रहता है, ये कर लीजिए तो काम ही हो गया, है ना, यही करना होता है। तो ये आपको तोड़ने के लिए ये चाहिए होता है। तो हमको मान लेते हैं यहाँ पता नहीं होता है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे चूँकि कॉम्प्लेक्स है तो नीचे वाला तो हम सेम रहने देते हैं, ऊपर वाले में हम सोचते हैं कि ये कांस्टेंट कुछ होगा, ये कुछ होगा, हमें नहीं पता। अगर इससे अधिक इसमें रहता और भी x + समथिंग तो हम c बट्टा फिर उसी को प्लस में ऐसे लिख लेते हैं। मान लीजिए इसमें और भी टर्म रहता है, x - 4 है, x + 7 कुछ भी रहता तो हम c बट्टा x + 7 कर लेते। अब a और b का मान निकालना, यही गेम है इसका। तो अब a और b का मान निकालना है। दोस्त एक बात और सुन लीजिए, जब यहाँ नीचे में लीनियर रहता है ना, लीनियर नीचे में, तो ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब इसका रूल क्या है, नीचे में लीनियर जब लिखा जाता है तो ऊपर में कांस्टेंट लिखा जाता है, नीचे में क्वाड्रेटिक तो ऊपर में लीनियर, नीचे में क्यूबिक तो ऊपर में क्वाड्रेटिक, ये रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो ये इसको ऐसे लिख लेंगे और ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो जैसे इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, तो एलसीएम तो इनटू कर लेंगे। जब हमको अलजेब्रा का एलसीएम क्या होता है, जब हमको इसका कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो हम दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और क्या होगा, यहाँ से ये a × a हो जाएगा और b × a हो जाएगा, ठीक है। तो a × x - 4 हो जाएगा, b × x - 3 हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 7x - 4, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारा ये काम बचेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और ऐसे बनने के बाद अब करना क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये ax हो जाएगा, ये -4a हो जाएगा, ये bx हो जाएगा, -3b हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसमें से x वाला को एक साथ लिख लेंगे, x वाला को एक साथ, जैसे इसमें से x वाला को एक साथ लिखे, x कॉमन ले लेंगे और ये कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 3b और 4a, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वाला को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वाला को एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ जब इसी कांस्टेंट वाला को एक साथ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ये कांस्टेंट वाला एक साथ और ये x के कोफिशिएंट वाला एक साथ। अब क्या करेंगे, कंपेयर करने का मतलब होता है कि x के जो गुना में है उसको x के गुना, उस लेफ्ट साइड में जो x के गुना में उसके बराबर करेंगे और जो कांस्टेंट है उसके कांस्टेंट के बराबर में करेंगे। अगर x² वाला रहता तो x² वाला से कंपेयर, तो वो सब तो है नहीं, तो हमको वहाँ उसकी जरूरत नहीं है। अगर रहता तो हम उस x² के कोफिशिएंट को x² से करते। अगर मान लो इस तरफ x² होता और उधर मान लो उधर गाड़ी इधर x² नहीं होता और इधर मान लीजिए ऐसा आया रहता x² प्लस समथिंग, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं इधर, तो हम इसको 0 × x² लिखते थे, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, 0 हो जाता है। ऐसा कर सकते थे, अभी यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, ये आएगा ही नहीं, ठीक। तो अभी इसको हटा लीजिए, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन वाला बात होगी। अब दोस्त क्या करेंगे, जब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो अब देखिए a + b किसके बराबर होगा, यहाँ से a + b किसके बराबर होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो a + b कितना हो जाएगा, a + b = 7। अच्छा, 4a - 3b कितना होगा, 4a - 3b कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा -25। अब दोस्त ये आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दो चरों वाले a और b दो वेरिएबल है, आपको जब पढ़े हैं x + y = 7 और 3x + 2y = 5, तो x y का वैल्यू निकालिए। उसी तरीके से आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ से आपका काम हो जाएगा कंप्लीट।
तो यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने पर 4 और b का वैल्यू 3। अब इतना तो आपको करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। अब दोस्त यहाँ तक करने के बाद जब ये हो गया तो हम a और b की वैल्यू ही तो निकालना चाह रहे थे, और a का वैल्यू आया 4 और b का वैल्यू आया 3। तो आप क्या करो, फटाफट अपने जो ऊपर वाले फ्रैक्शन में क्या रख दो, यहाँ पे यही तो हमारा था, इसके बदले a था, इसके बदले b, तो यहाँ इसके बदले 4 रख देंगे, b के बदले 3 रख देंगे। अब जो है ये हमारा ये और ये इस वाले टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो ये हमारा क्या गया, पार्शियल फ्रैक्शन इसका लिखा गया इसका। अब इसका मान लीजिए आपको हमको इंटीग्रेशन देता है ऐसे इसका कि 7x - 25 अपॉन x - 3 इंटू x - 4, ऐसा कुछ इंटीग्रेशन हमको देता। तो दोस्त हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इंटू dx, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं 4/x - 3 प्लस 3/x - 4 इंटू dx। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं और फिर इसका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही चीज़ इससे हमको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, मान लो यही सवाल दे देता तो अभी आपको इंटीग्रेशन पे नहीं सोचना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए आप कहोगे ये सारा आपको कॉपी में करना पड़ेगा, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो आपको अभी इस पर नहीं सोचना है। अभी हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले मेथड को सीखते हैं। इसी में एक और इसका मेथड है, मतलब इसी काम को करने का एक शॉर्टकट तरीका कह सकते हो कि जल्दी में हो जाएगा इसी काम को करने का, वो तरीका ये देखते हैं। ठीक है, इसी काम को करने का एक शॉर्टकट तरीका यानी अल्टरनेटिव मेथड हम कह सकते हैं। देखिए अल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे, जहाँ यहाँ तक तो सेम करेंगे, यहाँ तक जो किए थे, जो मल्टीप्लाई करने के लिए लेके ऊपर में जो किया था ना 7x - 5 a इंटू x - 4 b इंटू, यहाँ तक इसमें भी सेम होगा। ठीक है, दूसरे वाले मेथड में इसमें करेंगे क्या, आपके पास कितने फैक्टर है, आपके पास 2 फैक्टर है। ये तो आपका एक तरीका हो गया, एक मेथड इसे करने का हो गया, इसको करने का एक मेथड आपके पास हो गया। अब उसी काम को करने का दूसरा मेथड है हमारे पास, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। आप देखिए ये क्यों पढ़ेंगे हम, अल्टरनेटिव क्यों पढ़ेंगे, एक तो ये आसान होता है, दूसरी बात कि किसी जो अच्छा कोई प्रॉब्लम अच्छा होगा ना तो उसमें आपको दोनों लगाना पड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। नहीं तो आप बहुत टाइम टेकन कर लोगे उसको सॉल्व करने में, है ना, नहीं तो आप बहुत टाइम ले लोगे उसको सॉल्व करने में, किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो जाएगा। तो दोस्त देखिए क्या होगा अल्टरनेटिव मेथड में, अब क्या होगा, इसमें यहाँ तक तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, आपको 2 फैक्टर था हमारे पास, 7x - 25 था और ये x - 3 और x - 4 है ना, ये 2 फैक्टर था। तो x - 3 एक फैक्टर है, और इसको हम बात करें कि एक फैक्टर होगा तो इसकी x की वैल्यू कितना है 3, और एक फैक्टर है x - 4, तो x की बात करें तो इसकी वैल्यू कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन आएगी उसमें एक बार 3 पुट करेंगे और एक बार 4 पुट करेंगे, और उससे हम जो हमको a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन रहेगा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे व्हेन x = 3, जब हम x = 3 पुट करेंगे, या फिर कहेंगे x = 4, तो हम इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर 4 पुट करेंगे, देखिए ध्यान से, x = 4 तो 4 - 4 0, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0। अच्छा, ये टर्म क्या बनेगा 4 - 3 1, यानी b यानी आपका हो जाएगा 1b, और ये हो जाएगा क्या 7 × 28 - 25 = 0 इंटू b1 यानी b। तो b का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, वैल्यू वही आएगी, है ना। अच्छा, और इसके बाद जब हम x = 3 पुट करेंगे तो 3 बराबर यहाँ जैसे 3 पुट करेंगे x = 3, तो हमको ऐसा 7 3 21 - 25 बराबर a इंटू का 3 - 4 आया 3 - 3 0, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 या -a, है ना, ये हो जाएगा -a, और -a बराबर हो जाएगा -4, यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 4। तो दोनों केस में आप देखोगे, दोनों केस में हमारे पास आंसर कितना आ गया, सेम आया। तो दोनों केस पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें आपको दोनों लगाना पड़ेगा, है ना, एक से काम नहीं चलने वाला। हाँ, एक से चल भी जाएगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा जिसको आप सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगा, तो हम उतना एनर्जी लगाने नहीं जाएंगे, हम दोनों लगा के जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहला था जिसमें आप सीखे कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उससे a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। उसके आपको 2 तरीके बताए, एक तो इन जनरली आपको सॉल्व करके इक्वेट करके निकालना, दूसरा उसके फैक्टर की वैल्यू पुट करके निकालना। और दोनों को हम लोग सीख लिए अच्छे से, और आने वाले प्रॉब्लम्स में आपका काम और भी आसान होने वाला है। चलिए, तो अब बात कर लेते दोस्त हम इससे आगे दूसरे वाले कि जब रिपीटेड फैक्टर रहेगा तो कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो हम आते हैं दूसरे मेथड पे, आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसको कर सकते हैं।
अच्छा, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है और रिड्यूसिबल है, क्वाड्रेटिक है रिड्यूसिबल, तो पहले उसको फैक्टराइज करके लीनियर में बदल लेंगे, लीनियर में बदल के सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रॉब्लम मान लीजिए कि ऐसा है कि क्वाड्रेटिक है और सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक है, ये प्रॉब्लम नॉर्मली इसी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक है और रिड्यूसिबल है, सपोज डेट मान लीजिए ये प्रॉब्लम, सपोज डेट ये मान लीजिए ये प्रॉब्लम है। दोस्तों कैसा दिख रहा है, ये आपको किसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो मान लीजिए कैसा है -1 और ये क्या है इसका क्वाड्रेटिक है लेकिन कैसा है रिड्यूसिबल है, क्योंकि इसको a² - b² पे तोड़ सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x - 1 × x + 1। अब देखिए अब ये एक पुराना सवाल बन गया, कैसा पुराना वाला सवाल, कैसा है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इसको तोड़ के लिख लीजिए a/x - 1 प्लस b/x + 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे पहले सॉल्व कर देते। तो जो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा लीनियर में बदलने वाला, उसको लीनियर में बदल के फटाफट काम कर लेंगे। समझ में आ रहा है बात। नॉन रिड्यूसिबल के लिए तो हम बताए कि क्या मेथड बना रखे हैं जो कि अलग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिबल रहेगा तो उसको पहले लीनियर में बदल लेंगे, रिड्यूस हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, और फिर उसका जैसे हम लोग अभी सीखे वैसे काम कर देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे जो कि हमारा क्या था, रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो आइए देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा हुआ रिपीटेड लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर। आ जाओ भाई, कहाँ है, टाइप 2। टाइप 2 हमारा क्या है, when factors of denominator are linear but sum of are repeated। अब कैसा हो, लीनियर हो बट उसमें से कुछ कैसा हो, रिपीटेड हो, लीनियर हो बट कुछ कैसा हो, रिपीटेड हो, तब उस केस में क्या करेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे, देखिए तो गौर से, ऐसे होंगे या फिर अलग ही, लेकिन ऐसे एक सवाल हो सकते हैं। कैसा, देखिए x - 2 एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन x - 1 जो है लीनियर है लेकिन 2 बार है, x - 1 × x - 1 स्क्वायर है, तो ये 2 बार है। तो ये हमारे जो हमारे जो फॉर्मेट बन रहा है उस पर फिट बैठ रहा है। एक चीज़ उससे पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या, कि जो हमें दिया गया सवाल है पूरे सवाल में, कि जो हमारा दिया गया सवाल है इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है ना। हम लोग अभी सारे बात कर रहे हैं प्रॉपर पे, अगर इम्प्रॉपर आता तो पहले आपको उसको प्रॉपर बनाना पड़ता है, फिर उस पर आप सारे चीज़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से इस चीज़ को, ये आप देखिएगा तो कैसा है, रिपीटेड है लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर है, तो कुछ रिपीटेड है, ठीक है। तो दोस्त हम जो आपको बताएं कैटेगरी उसी में से, तो इसमें क्या करना होता है दोस्त, स्टार्टिंग से ही a/, ठीक है, a/x - 1 है तो x - 1 लिख लेंगे। इसका लिखने का तरीका देख लीजिए, a/constant अपॉन x - 1, ठीक है। अब फिर b/ कांस्टेंट ही है ना, b/x - 1 के होल स्क्वायर, इसको 2 बार, वही चीज़ को आप उतार दिए, इसका पावर बढ़ाते गए। इसका पावर क्या है, पहले 1 से शुरू किए और फिर 2 तक है तो 2 तक गया। अगर 3 रहता तो इसको c/x - 1 के पावर क्यूब भी करते, ठीक है, लेकिन ये 2 ही है तो चल जाएगा। अब ये को क्या हो जाएगा, प्लस c/x - 2। पहले इसको ऐसे लिख लेंगे और इसको ऐसे लिखने के बाद है ना, इसको ऐसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्त, हाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिखने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो कभी भी एलसीएम वही वाला आएगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो यही वाला आ जाएगा, है ना, यही वाला, क्योंकि इसी चीज़ को हम ऐसे लिखे हुए तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो यही सेम चीज़ आएगा। तो आपको एलसीएम लेके ज़्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं, सेम चीज़ें फटाक देवर लिख लेंगे। हाँ अब क्या करेंगे, अब सेम तरीका जैसे किए हैं, इससे डिवाइड करेंगे पूरा को, तो पूरा से क्या हो जाएगा, एक बार से ये वो कट जाएगा तो बचेगा x - 1 x - 2। जैसे एलसीएम लेंगे इसका तो सेम चीज़ें आएंगी, तो फिर इससे क्या बटा बटा जोड़ कैसे करते हैं, फिर इस चीज़ से डिवाइड करते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम कुछ ऐसा रहेगा, x - 1 × x - 1 के होल स्क्वायर × x - 2। और इससे डिवाइड करेंगे तो एक बार कट जाएगा, कितना बचेगा, ध्यान से देखिए, सॉरी एलसीएम ये वाला आएगा ना, एलसीएम ये वाला आएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो एगो x - 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, x - 1 × x - 2। तो क्या करेंगे, देखिए हो जाएगा a इससे मल्टीप्लाई करेंगे a × x - 1 × x - 2। अच्छा फिर b, अब इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, x - 2 बचेगा तो b × x - 2। इससे डिवाइड करेंगे x - 2 बचेगा, x - 1 के होल स्क्वायर बचेगा तो c × x - 1 के होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे दोस्त, फिर क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ से, अब क्या करेंगे यहाँ से, अब जब ये इक्वेशन लिखा जाएगा हमारा
तब क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से x-1 और एक बार में x-2 पुट करेंगे ताकि हमारा काम आसानी से हम लोग बता ना एगो लीनियर फैक्टर यहाँ एगो इसका है ना, जब इसको पुट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे x-1 पुट करते हैं, x-1 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर जब 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन इसको फर्स्ट माने हुए हैं, इसमें अगर पुट करेंगे x बराबर 1 तो क्या होगा देखिए 1 के स्क्वायर 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, ये वाला टर्म 0, अच्छा ये वाला टर्म 0, ये c वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, बचेगा कौन, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, ये टर्म बच जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, यानी माइनस b बराबर इतना, यानी b का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा फिर x बराबर 2 पुट करेंगे, x बराबर 2 पुट करेंगे, जैसे ही x बराबर 2 पुट करेंगे क्योंकि एक लीनियर फैक्टर ये भी है, तो x बराबर 2 जैसे पुट करेंगे तो क्या होगा दोस्त, x बराबर 2 पुट करते ही आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 c इंटू का, देखिए c इंटू का 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा -1। तो आपको c का मान मिल चुका है और आपको एक b का मान मिल चुका है, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहा कि फिर किसी का मान पुट करके b और c मिल चुका a का मान निकाल सको। तो फिर आपको क्या करना है, पुराना मेथड, ये तो डायरेक्ट वाला मेथड हो गया जहाँ पे अल्टरनेटिव था, अब उसमें आपको पुराना वाला इक्वेशन निकाल लेना है, पुराना वाला इक्वेशन। अब पुराना वाला इक्वेशन निकालने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ सेम चीज़ रखते हुए, ये जो चीज़ें है इसको रखते हुए आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, जो हम कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो इसमें क्या किया गया कि देखो ध्यान से सुनो या ध्यान से सुनो, हम क्या किए हैं कि हम कंपेरिजन करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किए नॉर्मली, तो अब ऐसे है क्या कि इसमें डायरेक्ट कर लिया हुआ है, लेकिन ऐसे क्या करोगे आप, a से x स्क्वायर फिर a इंटू 3x प्लस 2a प्लस b इंटू x प्लस -2b c x स्क्वायर माइनस 2c x प्लस c करोगे, दोस्तों यही करोगे ना। तो ये करने के बाद क्या होगा, आप फिर कॉमन लोगे x वाला के साथ। अब हम लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ बन रहा है, तो x स्क्वायर वाला आप अब डायरेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ बनेगा x स्क्वायर वाला ये, और कहीं x स्क्वायर बना a ये यहाँ तक बनेगा, और कहीं x स्क्वायर बना नहीं बनेगा। तो मतलब हम समझेंगे कि r जिसमें और कुछ तो होगा लेकिन a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर होगा, इसके अलावा अब फिर x वाला होगा, फिर ये होगा। इतना हमें समझ में आ रहा था, तो हम सोचे क्या कि अब इससे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको b और c मिल चुका है, a खाली बचा था, तो हम कंपेयर कर लेते हैं वहीं से डायरेक्ट। तो हमको e मिल जाएगा a प्लस c यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके बराबर मिल जाएगा, इसके यहाँ नहीं है कुछ तो 1 होगा, तो ये 1 के बराबर, तो a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 1, और देखिए a बराबर क्या होगा 1 माइनस c, और 1 माइनस c करेंगे तो वो c का मान कितना है, c बराबर -1 है, तो ये होगा +2, तो ये आपको कितना मिल जाएगा +2, यहाँ से a का मान कितना मिल जाएगा +2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो a +2 मिल जाएगा, b आप c आपका -1 मिला है, b 1 मिला है, आप उसको रखिए और फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे रखिए b बराबर जो आपका a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर कितना है -1 है। एक मिनट रुक जाओ दोस्त, हमको लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए a बराबर आपका आया है a b c का मान पहले हमको लिख लेने दीजिए, c का मान आपके पास इसके पास 2 आया है और c का मान b का मान c का मान इसका -1 है, तो a का मान आपका हो गया, a का मान आपका हो गया, ये कुछ गलत लग रहा है, a का मान 2, b का मान आपका 1 और c का मान है आपका -1। तो दोस्त देखिए ध्यान से, हम बात करेंगे, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, यहाँ c था, तो a का मान आपका आया 2 तो 2 रख दिए, b का मान आया आपका b का मान आपका है 1 तो 1 रख दिए। अच्छा, और c का मान कितना आया -1, तो दोस्त इस बीच में माइनस होनी चाहिए थी ना, अगर -1 रखेंगे तो ये बीच में क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए था ना, -x/2 1/x-2। ठीक है दोस्त, तो ये कुछ इधर थे, बाय द वे कोई बात नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है कि काम क्या हो रही है, क्योंकि c का मान कितना है -1, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो +1 तो था ही, तब जैसे यहाँ पे c था तो c का मतलब माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस होनी चाहिए थी। तो ये आपको देखिए गौर से, तो ये आपको तरीका आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जब रिपीटेड लीनियर रहेगा तब।
समझ में आ गया आपको। अब दोस्त बढ़ते हैं हम लोग, रिपीटेड लीनियर फैक्टर रहेगा तो अब कैसे करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या गर्दा दिया हुआ है ना, 4 बार रिपीटेड है x के पावर, नहीं तो एक कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, लीनियर है तो x बट्टा a, 4 बार रिपीटेड है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सारे लीनियर है तो 4 बार एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो क्या a अपॉन एक्स, फिर एक पावर बढ़ा दो b अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब भी ध्यान से देखिएगा जब हम लीनियर वाले की बात करेंगे तो कांस्टेंट डालते रहते हैं, c अपॉन एक्स क्यू, d अपॉन एक्स स्क्वायर, d अपॉन एक्स पावर 4, यहाँ तक का हो गया, और फिर e अपॉन एक्स प्लस 1, फिर बाकी जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है उससे हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। समझ में आ रहा है बात, ऐसे ही पूरा काम ऐसे ही करनी है। तो आपको पहला वाला भी समझ में आ गया, दूसरा वाला जब रहेगा तो समझ में आ गया है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे वाले की तरफ, है ना। तीसरा क्या था हमारा, तीसरा हमारा था कि नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर की बात करते हैं, इसमें ढेर सारे सवाल हैं। तीसरा टाइप आ गया व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन इरिड्यूसिबल या नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। देखिए आ गया वेन आ गया when the denominator contain irreducible quadratic factor which are non repeated। अभी नॉन रिपीटेड बात कर लेते हैं, फिर रिपीटेड की बात करेंगे। इरिड्यूसिबल रहेगा तो क्या उसको लीनियर में बदल के कर लेंगे, ठीक है। इरिड्यूसिबल रहेगा तो कैसे करना देख लीजिए। अब आप गौर से देखिए, आपके पास जो प्रॉब्लम दिया गया एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें आप देखिए क्या दिया गया है, 9x माइनस 7 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखिए गौर से, ये वाला प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा जिसमें x प्लस 3 तो आपको लीनियर है, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो कि जिसको आप फैक्टराइज करके रिड्यूस नहीं कर सकते लीनियर में, मतलब इरिड्यूसिबल है। तो अब इसके लिए काम कैसे करेंगे दोस्त, तो कुछ नहीं, पुराना तरीका अब हम लोग के धीरे धीरे हम लोग ब्लड में आने लगा होगा। अब दोस्त पुराना तरीका, ए आपका एक लीनियर है, लीनियर के लिए क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ऊपर में क्या लिखेंगे कांस्टेंट दोस्त, प्लस बी अपॉन सब में प्लस ही लिखना है, आना होगा अपने आप, जो कांस्टेंट सब है वो सब आके बीच में माइनस हो जाएगा, सबके प्लस के साथ लिखना है, ठीक है। जो आना होगा बी का मान अगर सब इस सब माइनस में आएगा तो अपने आप माइनस हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी होती है, खाली प्लस में लिखना है प्लस। अब देखिए दूसरा वाला फैक्टर लिखे क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो जब क्वाड्रेटिक लिखेंगे ना तो उसके ऊपर लीनियर चिपकाएंगे, जब लीनियर रखेंगे तो उसके ऊपर कांस्टेंट चिपकाएंगे। तो इसीलिए देखिए लीनियर जब भी रहेगा ऊपर ऊपर कांस्टेंट रखेगा, जब क्वाड्रेटिक रहेगा तो लीनियर लिखेंगे। और क्यूबिक जनरली मिलता नहीं, और मिलेगा ना तो क्यूबिक के ऊपर क्वाड्रेटिक चिपकाएंगे, ऐसा कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक कम डिग्री का ऊपर लिखा जाता है, ठीक। तो अब देखिए ध्यान से, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा लीनियर लिखने का तरीका आपको पता है, ए एक्स प्लस बी या फिर बी एक्स प्लस सी, ये लीनियर का फॉर्मेट होता है। तो अगर हम जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक तो ऊपर में लीनियर लिखाएगा तो लीनियर कैसा हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। दोस्त यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बात वही, एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन करना है, बात वही एलसीएम लेना है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है दोस्त। तो क्या होगा यहाँ से, देखिए एलसीएम लेंगे कैलकुलेशन करेंगे, तो एलसीएम लेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम सेम यही चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत हमें नहीं था। एलसीएम लेने के बाद इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, इससे a को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको b से, और नीचे वाला दोनों कट गया रहेगा तो इधर 9x माइनस 7 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा a इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर हो जाएगा b इंटू का x प्लस 3, यानी सॉरी बी एक्स प्लस सी इंटू का, यानी इस इंटू का x प्लस 3, ये वाला चीज़ यहाँ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, इसमें एक वो फैक्टर लीनियर है ना, तो लीनियर वाला x बराबर माइनस 3 पुट कर लेते हैं। तो x बराबर माइनस 3 जब पुट करेंगे तो x बराबर जैसे ही माइनस 3 पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जो इक्वेशन हम माने हुए उसमें अगर x बराबर प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 3 अगर पुट करते इस इक्वेशन में क्या होगा, 9 3 माइनस 27 माइनस 7 है ना, और ये हो जाएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसके बदले कितना पुट कर रहे हैं, 3 माइनस 3 पुट करते हैं, 3 9 1 10, तो 10 है, और देखिए माइनस 3 पुट करेंगे तो देखिए माइनस 3 प्लस 3 0 इंटू का पूरा टर्म 0, यानी a का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा -34/10, -34/10। अच्छा दोस्त, यहाँ तक करने के बाद अगर हम बात करें आगे की, तो अब आपको बाकी जो b और c का मान है आपको
पुट करने से नहीं निकलने वाले हैं, है ना, वो आपको पुट करने से नहीं निकलने वाले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा कंपैरिजन वाला। तो फिर आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर करने, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ये वाला चीज़ तो ऐसा ही लिखाएगा ही, इतना तक तो सेम ही रहेगा, बता रखे आपको इतना। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अब मल्टीप्लाई करके देखो सेम, तो आपको बता रखे हैं कि आप एक दो तरीका हो सकता है, एक तो आप मल्टीप्लाई कर करके लिखो और फिर कॉमन लो और फिर एक्स स्क्वायर वाला से कंपेरिजन करो। अब हम लोग थोड़ा सियाने हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको नजर आ जाना चाहिए क्या चीज़, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एगो एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है, एगो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है, अब कहीं बनेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे। इसी बात को हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फिर मिलाने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ बन रहा है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ, तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू का एक्स स्क्वायर बनेगा। ये एक्स स्क्वायर वाला खत्म हो गया। अच्छा, अब देखते हैं एक्स वाला कहाँ बनेगा, a इंटू का 1, a नहीं बनेगा एक्स वाला, b इंटू का 3 b इंटू एक्स, यहाँ बनेगा 3b बनेगा x के साथ, यहाँ c के साथ x बनेगा, तो यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा, प्लस b 3b प्लस इसका क्या c इंटू का x, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं पावर घटाते गए, एक्स स्क्वायर फिर x वाला फिर एक कांस्टेंट वाला देखते हैं, तो एक यहाँ पे a बचेगा बनेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं बनेगा, इसमें 3c बनेगा, यानी बनेगा क्या a प्लस c। तो हम डायरेक्ट भी ये क्या हुआ, अभी डायरेक्ट कॉमन लेके लिख दिया, ऐसे क्या मल्टीप्लाई करते फिर साथ लाते फिर कॉमन लेते, एक पहले से काम कम पड़ा हुआ है जो उतना भी करने जाएंगे, तो ये चीज़ भी देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से a प्लस बी और ये इसका गुणांक सबका गुणांक कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, सब जितने भी पावर x के साथ के कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा, a प्लस बी बराबर, अब देखिए एक्स इधर देखिए राइट साइड में, यहाँ पे तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 9x माइनस 7 है, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, तो इसमें ऐसा रहा होगा 0 इंटू का एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 0 का, a प्लस बी बराबर क्या है, 0 का, a प्लस बी 0 का, वो इक्वेशन ये बन जाएगा। 3b प्लस सी यानी x के गुणांक इधर क्या है 9 है, तो 3b प्लस सी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस 7, तो a प्लस सी माइनस 7, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए इन्होंने नहीं लिखा है, तो क्योंकि हमें एक मान तो मिल चुका है, किसका a का मान मिल चुका है, तो a का मान मिल चुका है तो b का मान मिल जाएगा, क्योंकि a बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी b बराबर हो जाएगा प्लस 34/10, यानी इसको काटने के बाद आएगा 17/5, है ना, तो ये हो जाएगा 17/5, बी का मान वही 30 प्लस 34/10, यही तो है 34/10, इसको काटने के बाद ये मिला, ठीक है। तो बी का मान ये हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब बी मिल गया तो सी निकाल लेंगे, यहाँ से बी का मान 3b पुट करेंगे तो सी बराबर निकल जाएगा। तो आपको a b c सारा मिल जाएगा, आप यहाँ पे रख दो a का मान, b का मान, c का मान, ये आपका एक टर्म ये बन जाएगा, एक टर्म ये बन जाएगा। तो फिर यहाँ इन्होंने क्या किया होगा, a और b और c का मान पुट कर दिया होगा, क्या किया होगा, a b और c का मान, जैसे a b हेंस द पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इतना, देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन उसका आ गया, ये a का आंसर 17 माइनस इतना अपॉन 5 माइनस 17 अपॉन 5 इंटू इतना सबका मान पुट कर दिया, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन बन गया उसका। तो आपको अभी तक नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा, बस एक सीखना था शुरू वाला, बाकी सब चीज़ में तो वही काम है ना। अब मान लीजिए रिपीटेड रहेगा तो क्या करेंगे, अब आज ये चौथा वाला पे चलते हैं, चौथा 14 नंबर प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स, 4th नंबर कैटेगरी की तरफ। क्वाड्रेटिक लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, जब क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स की बात करेंगे दोस्त, है ना, जब डिनोमिनेटर में, तो देखिए यहाँ पे गौर से 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर 2 बार है, लीनियर है वो उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या है कि क्वाड्रेटिक है वो भी उसमें रिपीटेड है, वो भी इरिड्यूसेबल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, इरिड्यूसेबल है, रिपीटेड है। तो क्या करेंगे, बस जैसे लीनियर में करते तो वैसा ही करेंगे। कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको ऐसे लिख लेंगे, लीनियर है तो उसके लिए कांस्टेंट ऊपर में, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए एक बार लिखेंगे bx प्लस सी लीनियर, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर लिखेंगे। अब इसका पावर एक बार में 1 लेंगे और फिर पावर बढ़ा के अगला स्टेप में पावर बढ़ा देंगे। अगर मान लो यही क्यूब रहता तो फिर dx प्लस ही होगा ना, fx प्लस समथिंग करके अब बट्टा में x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के क्यूब लिखते, लेकिन अभी तो नहीं है, 2 ही बार है, तो एक बार में
1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्वाड्रेटिक लिखे और फिर इसका एक पावर और बढ़ाएं क्योंकि 2 पावर तक ही है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर में डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये आपका ऊपर में लीनियर, इसके लिए भी लीनियर लिखेंगे। जैसे हम लोग क्या होता है जब लीनियर ही रहता था क्या रिपीटेड रहता था, तो इसके ऊपर कांस्टेंट, फिर रिपीट होने के बाद भी क्या डालते थे कांस्टेंट, किसमें, लीनियर वाला में देखे थे, रिपीटेड लीनियर वाला में, है ना। तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक के लिए हम यूज करेंगे लीनियर ऊपर में, तो एक बार ये लिख के लीनियर, फिर इसका स्क्वायर टाइम्स है तो वो लिख के लीनियर, अच्छा ऊपर में हमारा ये लिखा गया। ये लिखने का तरीका होगा, मान लीजिए इसमें क्यूब रहता, सपोज दैट क्यूब रहता तो इसको लिखते ई हो गया ई एफ जी, ई एफ एक्स प्लस जी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इस तरह से लिखते। ठीक, और रहता और लिखते, लेकिन इतना बड़ा सवाल हमें नहीं देगा क्योंकि इतना ही काफ़ी होता है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो उसको नौटंकी नहीं करवाना है, उसको आपसे कॉन्सेप्ट सीख जानना है कि आप इसके रिगार्डिंग काम करना जानते हो कि नहीं, नौटंकी नहीं करना है उसको। ठीक है दोस्त, अब क्या करोगे, फिर से वही जी काम, एलसीएम सेम चीज़ें आ जाएंगी। एलसीएम सेम चीज़ें आ जाएंगी ये वाली। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद आप देखो एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा, तो a इंटू का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम ये सेम चीज़ें आएगी, इसके एलसीएम क्या आ जाएंगे भाई, इसके एलसीएम सेम चीज़ें आ जाएंगी, 1 अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू का 1 प्लस एक्स के स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इससे 1 माइनस एक्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस सी। अब इससे करेंगे 1 प्लस एक्स को होल स्क्वायर से, तो ए वो तो कट जाएगा, ए वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से वो कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस एक्स, और इतना बचेगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरीके से तो वही काम करके हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ए इंटू का, और देखो नीचे वाला एलसीएम ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर वाला और ये नहीं, तो यही काम किए, तो एक्स स्क्वायर इधर बच जाएगा, इधर बचेगा ए इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स के स्क्वायर को होल स्क्वायर, और बी एक्स प्लस सी इंटू का 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डी एक्स इंटू ई, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर तरीका वही, एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर अवेलेबल है, तो x बराबर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, x बराबर 1 पुट करेंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/4। अब बचा हुआ चीज़ का मान आप नहीं निकाल सकते हो, तो उसके लिए कंपैरिजन वाला जो मामला है वो करेंगे। तो कंपैरिजन वाला मामला करने का तरीका आपको बता रखे हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, कंपैरिजन वाला मामला आखिर आपको बता रखे हैं, क्या करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको इसका एक्स स्क्वायर वाला को एक टर्म को एक साथ, क्यूब वाला को 4 वाला का जो भी होगा उसको एक साथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ ध्यान से, हमको क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाला है इधर, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले टर्म को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, b इंटू का इतना, c इंटू का इतना, ठीक है, और ये आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए ध्यान से गौर से, आपको नहीं ऐसे होगा तो सबका स्क्वायर करके फिर इसका सबको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कॉमन लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब आप ऐसे कर लोगे तो यहाँ से आप देखोगे, फिर अब यहाँ से आप एक साथ लिख सकते हो, जैसे कैसे, पहले x के पावर सबसे अधिक था, x के पावर 4 वाला है ना, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, a इंटू एक्स पावर 4 एगो बनेगा यहाँ, एगो a इंटू का b इंटू का माइनस एक्स पावर 4 यहाँ बनेगा, और कहीं नहीं बनेगा x के पावर 4। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जानते हो कि a और एगो बनेगा b, तो a माइनस b बनेगा, ऐसा a माइनस b इंटू का x के पावर 4। कंपेरिजन करेंगे तो इधर x के पावर 4 तो है नहीं, तो 0 के बराबर होगा, जो पावर नहीं रहेगा उसका 0 के बराबर कर लेंगे, नहीं जिसका पावर नहीं रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला यहाँ एक्स पावर 4 है, जिसको ऐसा लिख सकते थे 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स पावर 4, वो करके। तो यहाँ से जब कंपेरिजन हम करेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, और ये करके आप क्या करोगे, कंप्लीट कर लोगे ये वाला इक्वेशन। अब देखिए इसमें जितने वेरिएबल्स होंगे उतने टर्म में इक्वेशन बनेंगे। जैसे मान 4 पावर है ना, तो आपका एक तो कांस्टेंट वाला बनेगा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो
5 को इक्वेशन बनेगा और आपको पता है 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन, इससे भी सॉल्व करके हम निकाल सकते थे। जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे तो 2 वेरिएबल रहता था, दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते थे, है ना। अब यहाँ 5 वेरिएबल 5 इक्वेशन निकल जाएगा। लेकिन दोस्त अगर आप ऊपर में एक अमाउंट नहीं निकाले रहिएगा ना तो ये 5 इक्वेशन को सोल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा लगभग, है ना। अगर आप एक्सपर्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जो बच्चा इसका यूज कर लेगा उससे आसानी से हो जाएगा। तो ए का मान हम यूज कर लेंगे तो बी का मान निकल जाएगा, बी का मान यूज कर लेंगे तो सी का मान निकल जाएगा, और ए बी सी मिल जाएगा तो डी निकल जाएगा, इसमें डालेंगे तो डी मिल, ए बी सी डी का रख देंगे तो ई मिल जाएगा। अब इस तरीके से हमको सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे और सारे वेरिएबल्स का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको हुआ पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। 1/4 x1 - x 4x + 1 4 × 1 + x² माइनस x + 1 बटा 2 × 1 + x² के होल स्क्वायर। बात क्लियर दोस्त। तो आपको ये 5वां मिल गया आपको इस तरीके से। अब आई थिंक कि हमें लग रहा है कि इसमें इम्प्रॉपर टू प्रॉपर वाला सेक्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो हम आपको इम्प्रॉपर टू प्रॉपर सिखा देते साथ साथ, उसमें करना है कुछ नहीं, शायद ये ऊपर में ही एक प्रॉब्लम हमको दिखाता। आइए हम इम्प्रॉपर टू प्रॉपर दिखाते हैं आपको। तो ये लास्ट वाला जो बच गया है वो इम्प्रॉपर टू प्रॉपर हम दिखाते हैं आपको। आई थिंक इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, देखिए एक यहाँ पे दिखा है इम्प्रॉपर और इसी में दिखाया है इम्प्रॉपर टू प्रॉपर के लेके। देखिए ध्यान से गौर से, इम्प्रॉपर कब कहेंगे, जैसे न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर x इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब बराबर भी हो, ध्यान रखिएगा, हम तो आपको बोल देते ग्रेटर ही, बराबर भी होगा तब पर भी हो जाएगा इम्प्रॉपर, है ना। बराबर भी रहेगा फिर भी आपको डिवाइड करना है, ठीक। तो ये हमारा ये सेक्शन होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्त, देखिए अभी गौर से देखिए तो पहला सवाल को देखिए तो गौर से। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ऊपर की डिग्री कितना है 3, नीचे की डिग्री कितना है 2। तो आप देखो डिग्री नीचे की क्या है, कम है, ऊपर की ज़्यादा। हमें कहाँ की कम रहनी चाहिए, हमें ऊपर की कम रहनी चाहिए, नीचे की ज़्यादा रहनी चाहिए। सो है नहीं तो ये इम्प्रॉपर है, तो इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देने तो आप सबको आ रही होगी x² - 1 को बीज गणित का भाग आपको अब याद आएगा, बचपन वाली बात, 9वां 8वां वाली बात हम लोग को 3x - 10। अब देखना ये है कि भाग भाई किस किस को आती है, अगर भाग नहीं आती तो गलती कर लोगे। तो क्या करना है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा कोसेंट आपका। तो कोसेंट, इसको डिवाइड करने पर इसको जो कोसेंट मिला वो मिला है 2x + 3। अब डिवाइड करना, 2x + 3 आएगा, यहाँ से 2x + 3 आ गया। पहले हम इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने जा रहे हैं। प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो तरीका है। अब भाग करोगे, यहाँ जो आएगा कोसेंट आएगा, तो कोसेंट यानी इसका 20 जब डिवाइड किया तो आप भी डिवाइड करना, ये 2x + 3 कोसेंट आ जाएगा। अच्छा जब इसका कोसेंट जो आया उसके बाद इसका डिनोमिनेटर देखिए, जो डिनोमिनेटर में बचा वो 8x - 4 बचा हुआ होगा, ठीक है। आपका भी बचेगा वही, अब भी डिवाइड करना। 8x - 4 बचा वो लिख लिए, प्लस 8x - 4 डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर सवाल का क्या था भाई, एक मिनट उल्टा पल्टी कर लिया भाई। ये सवाल बनाया सेकंड वाला, सवाल बनाया सेकंड वाला, हम काम कर रहे थे फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, इससे डिवाइड करना। 3x² - 2x - 1 से डिवाइड करना है 6x³ - 5x² - 7 को, ठीक है। इससे जब डिवाइड करोगे तो कोसेंट में इतना आएगा, है ना, और डिनोमिनेटर में इतना आएगा, और सॉरी रिमाइंडर में इतना आएगा। ये रिमाइंडर है, ये कोसेंट है, और यहाँ डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर सवाल का देखो, सवाल का डिनोमिनेटर देखो क्या है, ये x² - 2x + -1। तो ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। पहले इसको लिख लेंगे। अब दोस्त गौर से देखो इस वाले चीज़ को, जो हम घेरा कर रहे हैं, इस चीज़ को गौर से देखो। सॉरी ये घेरा बहुत तगड़ा हो गया है ना, हम घेरा ही हटा देते हैं। ये वाला चीज़ को गौर से देखो। अब इस पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये अब आपका बन चुका है प्रॉपर। कैसा बन चुका है,
प्रॉपर। आप प्रॉपर को सॉल्व करना सीख चुके हो सारे जितने भी है, चाहे ये किसी भी तरीके का हो। अब ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा, देखो अगर क्वाड्रेटिक रिड्यूस होने वाला होगा तो हम क्या करेंगे, नहीं होने वाला होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, वही तरीका ax प्लस बी वाला फॉर्मूला करके कर लेंगे। हमको पता है इसको ऑलरेडी कि अगर इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फिर आपको यहाँ से e2x प्लस 3 को ऐसा ही छोड़ देंगे, उसको अब उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करना है, वो अलग हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना को तोड़ना है, कितना को, ये आपका एक सवाल बन जाएगा 8x माइनस 4। और इस सवाल को हम सॉल्व करना सीख रखे हैं, ठीक है। तो इसका सवाल को हम सॉल्व करना सीख रखे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, अलग बातें हैं, बट हम लोग इसको तो सॉल्व करना जानते हैं। पहले इसको क्या लिख लेंगे थोड़ा सा हम आपको बताएं। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग यहाँ जो किए ना, यहाँ हम इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको मान लेंगे सी, क्या मान लेंगे, सी, क्या मान लेंगे, सी, इसको मान लेंगे सी, इसको क्या मानेंगे, इसको सी मान लेंगे, ठीक। और या सी डी पी क्यू कुछ भी मान लेना, जो भी। अब c मान लेंगे और हम इसको लिख देंगे 2x प्लस 3 प्लस सी, इक्वेशन नंबर देख के लिख लेंगे और कहेंगे चूँकि c नाउ c बराबर क्या है, c बराबर है 8x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये हमारा एक नया सवाल हो गया। अब इस सवाल को करेंगे सॉल्व, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे दोस्त, कैसे लिखेंगे बताओ, इसको लिखेंगे क्या ऐसे, ऊपर में नीचे में क्या है इरिड्यूसिबल, इसको तोड़ेंगे मान लीजिए तो इसको माइनस एक्स तो हो जाएगा प्लस, ये नहीं रिड्यूस होने वाला तो इसको ऐसे लिख लेंगे क्या चीज़, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, इससे डिवाइड करना है और फिर हमको क्या करें, कैलकुलेट करके इसका वैल्यू पुट कर देना बी और सी का। तो आपको ये लीनियर फैक्टर करना आता है, आप वहाँ से कर लोगे। बाकी आपको A to Z सारी प्रोसीजर बता दी गई है जितना आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं किसके लिए, पार्शियल फ्रैक्शन के जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम तैयार हैं। कहाँ के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको हमसे ये शिकायत नहीं रहेगी कि सर पार्शियल फ्रैक्शन हमें समझ में नहीं आती है या पार्शियल फ्रैक्शन पता नहीं रहता है। आप पूरे लेक्चर को सही से देख लेना, अगर एक बार नहीं आया तो फिर एक बार देख लेना पूरे लेक्चर को गौर से, और आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी हो जाइए जहाँ पे हम आने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होने वाला है उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लेके। उसमें देखो चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन हम सारा बता दिए हुए हैं तो उसमें सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम सारे सवाल नहीं करेंगे, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम करेंगे, बाकी आपको करना है। अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही समाप्त करेंगे। अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छे से सीखे हैं। और वीडियो लेंथ के लेके आप चिंता मत करना कि सर इतना लंबा, आप गौर से देखो मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप वीडियो लेंथ को ज़्यादा रिड्यूस कर करके नहीं रख सकते हैं। अदर पेपर में हो जाती है छोटी छोटी लेंथ, बट इसमें आपको जाएगी ही जाएगी क्योंकि छोटी सवालों को लेंथ कवर कर लेता है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे।